हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th एसएसटी एग्जामिनेशन 2021 के पेपर का एनालाइज कर रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन ने जो पेपर है, एसएसटी का पेपर जो है, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, उसमें खंड ए पर चर्चा करी थी। मुख्य तौर पर हमने खंड ए ही नहीं, ब से दे इन पांचों खंडों पर बड़े ही स्पष्ट तौर पर अपन ने चर्चा करी थी। उसमें हमने जाना था कि अब से अपन मतलब उस वीडियो से, यदि आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भी समाकलन करा है, उनको भी संकलित किया है, ताकि वो 100% आपके बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अपन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा, एक जो प्रश्न था मैंने डाला था, यदि आपको उसका उत्तर आता है तो आप निसंदेह रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं आता है तो आपको उस वीडियो का उस जो क्वेश्चन है उसका उत्तर इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की तैयारी, पेपर की तैयारी, और उसमें जो खंड ए आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अपने सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसका जो खंड ए है, जो खंड ए है उसमें से जो प्रश्न कहाँ से आते हैं वो लिख रखा है। खंड ए में कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे मुख्यतः चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और क्वेश्चन नेम, ये लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था मेरे पास, बहुत से बच्चों ने कमेंट करा, सर ये वाला चैप्टर तो हट चुका है, इसमें से कैसे प्रश्न पूछ लिया गया मॉडल पेपर में। मुख्यतः अपने पहली वाली जो वीडियो थी उसमें अपन ने जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का जो खंड ए है उसके प्रश्नों का हल देखा था, जो कि जिनकी संख्या कितनी थी, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। उनके मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका अपन ने क्या देखा था, उत्तर देखे थे। तो उसमें कई प्रश्न ऐसे भी थे उस मॉडल पेपर में, कुछ प्रश्न सम्मिलित थे कहाँ से, जो चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो निसंदेह तौर पर मैंने आपको कमेंट करके भी बताया था और इस वीडियो के माध्यम से भी बता देता हूँ, यदि कोई सा भी ऐसा प्रश्न आपको अपने बोर्ड पेपर 2021 में देखने को मिलता है तो निसंदेह रूप से संभवतः आपको उसके बोनस मार्क मिलेंगे, और वो जो प्रश्न है उसके आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल संदेह ना रखें और बिना संदेह के तैयारी करें, ठीक है। खंड ए की तैयारी अपने यहाँ से हो रही है, और भी खंड अपन चलाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें आप। तो अपने जो चैप्टर नंबर मुख्यतः जो हटा दिए गए हैं खंड ए में से, ये वाले इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है पार्ट 1 में से, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आता है अध्याय 4 में से, जो कि है विश्व का इतिहास। 5वां अध्याय में से आता है तीसरा प्रश्न, वो है लोकतंत्र। 6ठे पार्ट में से आता है चौथा प्रश्न, केंद्र सरकार। 7वें पार्ट में से आता है 5वां प्रश्न, राज्य सरकार। और इसी प्रकार अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रश्न पूछे जाते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से। तो स्वर्णिम भारत, विश्व का इतिहास, लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जल संसाधन और कृषि, विनिर्माण उद्योग और परिवहन। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो अध्याय नंबर 9 है बच्चों, अध्याय नंबर जो 9 है वो पूर्णतः हटा दिया गया है ना। जैसे स्वर्णिम भारत है, इसमें से भी आंशिक रूप से कुछ हटाया गया है, वो अभी अपन चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज अपन इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे स्वर्णिम भारत को लेंगे, स्वर्णिम भारत में से कौन कौन से प्रश्न, जो जैसे संशोधित पाठ्यक्रम के बाद जो टॉपिक बचते हैं, जैसे जो टॉपिक हटा दिए गए हैं और जो टॉपिक अपन को पढ़ने हैं, तो उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन टॉपिकों में से ही जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जो 2021 में आने वाले प्रश्न हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे, उनको याद करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज चलेगा। पहले क्या चलेगा, सबसे पहले अपन देखेंगे स्वर्णिम भारत, पूरा चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे। फिर विश्व का इतिहास, लोकतंत्र, केंद्र सरकार, और इसी प्रकार से सबके सब। अब इसमें से जो पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया है वो है कृषि, एक तो
9वां चैप्टर हटा दिया गया है आपका पूरा का पूरा, इसमें से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और प्रश्न यदि पूछा गया तो उसके आपको बोनस मार्क मिलेंगे, ठीक है। एक तो 9वां चैप्टर और एक 13वां चैप्टर परिवहन एवं संचार, ये दोनों के दोनों चैप्टर ही आपके हटा दिए गए हैं, तो निसंदेह तौर पर आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है। अब चर्चा करेंगे अपन स्वर्णिम भारत प्रारंभ से। अब जितने भी वीडियोस आएंगी अपनी स्वर्णिम भारत प्रारंभ से आएगी। आज के इस वीडियो में टॉप 10 ऐसे प्रश्न अपन देखेंगे जो कि 2021 के बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे अध्याय 1 में स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में वह भाग जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में वह कौन से भाग हैं, वो कौन सी विषय वस्तु है जिसके अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो संशोधित पाठ्यक्रम के 2021 के पाठ्यक्रम के लिए 3 बिंदुओं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला मौर्य वंश, जिसमें मौर्य वंश, पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ठीक है। दूसरा गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज, ठीक है, इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। और तीसरा है वर्धन वंश, ये पूछे जाएंगे। 3 पॉइंट है, मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश, इन तीनों वंशों में से ही पूछा जाएगा। और अपने जो मॉडल पेपर है उसमें से अपने जो पहला जो टॉपिक है मौर्य वंश से क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे, ठीक है। अब है अपना स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में कौन से भूभाग सम्मिलित थे, किसी एक का नाम लिखो, किसी एक का नाम लिखो। अब अपन यहाँ तैयारी करें बहुत चयनात्मक प्रश्नों की, बहुवैकल्पिक प्रश्नों की। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, 2-3 ऑप्शन याद करके चलने हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया तो है, जैसे काबुल है, फिर हेरात, कंदहार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर, ये सारे के सारे जो भूभाग हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में सम्मिलित थे। इनमें से अपन को 4 के नाम याद रख लें, जैसे कोई सा भी याद रख लो, पंजाब याद रख लो, बहुत इजी नाम है, ठीक है। बिहार याद रख लो, ये हो सकता है। गुजरात याद रख लो, ये भी हो सकता है। विंध्य तथा कश्मीर याद रख लो, काबुल याद रख लो, ठीक है। 4 ऐसे याद करने हैं। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न मेरे पास है, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में कौन से भूभाग सम्मिलित थे। तो कौन से भूभाग सम्मिलित थे, काबुल, ठीक है, पंजाब सम्मिलित था, तो ऐसे है। अब दूसरा है, धम्मे का निर्माण किसने किया था और वह किस वंश से संबंधित था। धम्मे का निर्माण किसने किया था और वो जिसने किया था वो कौन से वंश से संबंधित था। 3 वंश में से प्रश्न आएगा संभव थे, पहला मौर्य वंश, दूसरा गुप्त वंश और तीसरा वर्धन वंश। तो मुझे बताइए धम्मे का निर्माण किसने किया था और वह किस वंश से संबंधित था। तो जिस बच्चे ने स्वर्णिम भारत प्रारंभ से पढ़ा है उसको तो बहुत आसान लगेगा ये प्रश्न, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते थे, ठीक है, जिससे कि मैं ये पता लगा सकूं कि आपकी तैयारी अब तक कैसी चल रही है, ठीक है। तो बताइए मुझे धम्मे का निर्माण किसने किया था और वह किस वंश से संबंधित था। तो धम्मे का निर्माण करा था अशोक ने, जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। क्लियर है। तीसरा प्रश्न है अपने पास, धम्मे से क्या आशय है। धम्मे से क्या आशय, धम्मे क्या है, पूछ लिया है प्रश्न में, धम्मे क्या है। तो धम्मे क्या है, देखिए, मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु, मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु प्रतिपादित आदर्श धम्मे कहलाते हैं, है ना। मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु प्रतिपादित आदर्श जो है, प्रतिपादित यानी बनाए गए जो आदर्श हैं, जो आइडियल्स हैं, जो मॉरल ड्यूटीज हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, धम्मे कहते हैं, ठीक है। बड़ी ही सटीक डेफिनेशन है, इसको याद रखना है अपन को कि धम्मे से क्या आशय है, मनुष्य की नैतिक उन्नति, मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए प्रतिपादित जो आदर्श थे वो क्या कहलाते हैं, धम्मे कहलाते हैं। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, नाम लिखो। संभवतः ये प्रश्न पूछे जाने वाला है 2021 की परीक्षा में, तो इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हस्त, हाथी गुफा अभिलेख, है ना, खरोष्ट लिपि, ब्राह्मी लिपि, है ना, तो ये दे दिए जाएंगे आपको।
और इसमें से पूछ लिया जाएगा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख यानी ज्यादा से ज्यादा अभिलेख जो थे वो किस लिपि में लिखे गए थे, तो आपको जवाब देना है ब्राह्मी लिपि में, है ना। अब कई बच्चे यहाँ पर बहुचयनात्मक प्रश्नों में खरोष्ट लिपि को चुनकर आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ खरोष्ट लिपि का जो है वो है पश्चिमोत्तर, जो अशोक के अधिकांश अभिलेख तो वैसे तो किस में लिखेंगे, ब्राह्मी लिपि में, लेकिन अशोक के जो अभिलेख पश्चिमोत्तर से मिले हमारे को, जो पश्चिम उत्तर भारत है वहां से जो अपन को क्या मिले, अभिलेख मिले थे अशोक के, वो किस में लिखे थे, खरोष्ट लिपि में लिखे थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे वाला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किस से प्राप्त हुई थी। प्रश्न पूछ रहा है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसे प्राप्त हुई थी, वैसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त करी थी, सबसे पहले पढ़ा था, कौन था वो, जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े थे। क्लियर है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं। बात आ गई है पश्चिम उत्तर भारत की, ठीक है। तो पश्चिम उत्तर भारत में मैंने आपको बताया था खरोष्ट लिपि, तो उत्तर क्या दे रखा है, खरोष्ट लिपि में। तो पश्चिम उत्तर भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, खरोष्ट लिपि में, और अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। 7वां जो प्रश्न है वो है कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मौर्य वंश के प्रशासन में से उठा गया है ये प्रश्न, है ना। मौर्य प्रशासन में से उठाया गया ये प्रश्न, और प्रशासन में क्या है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग थे। वैसे तो 7 अंग होते हैं, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग थे, 7 अंग थे। यहाँ पर प्रश्न को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग थे, किसी एक का नाम लिखो, तो लिख देना आराम से। 7 अंग थे भैया, कौन कौन से थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ये थे 7 अंग। अब इसमें से कोई सा भी याद रख लो, राजा याद कर लो, अमात्य याद कर लो, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, इनमें से जो इजी लगे वो याद कर लो। तो कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य कौन थे, चाणक्य पंडित, है ना। तो चाणक्य पंडित जिनको हम विश्वगुप्त भी कहते हैं, तो इनके 2-3 नाम हैं, ये कौटिल्य, विश्वगुप्त और चाणक्य, ये 3 नाम एक ही इंसान के हैं, ध्यान रखना, जो ऐसे करते हुए आपको प्रदर्शित होते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग थे, 7 अंग थे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8 है किस पुस्तक के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा। अब ये प्रश्न कहां से लिया गया है, गुप्त वंश में से। कहां से लिया गया है, गुप्त वंश में से लिया गया है। तो किस पुस्तक के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था, कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है, किस पुस्तक से हमें ये मालूम होता है कि जो समुद्रगुप्त है कभी भी युद्ध नहीं हारा था, है ना। तो किससे मालूम पड़ता है, इलाहाबाद प्रशस्ति पुस्तक से। इलाहाबाद प्रशस्ति पुस्तक से हमें पता चलता है, और इसके लेखक कौन थे, हरिसेन, याद होना चाहिए, कौन थे, हरिसेन, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 है किसने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, है ना। किसने गुप्त काल में, अभी गुप्त कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों में से पूछा गया है। ये जो प्रश्न कहां से उठाया गया है, सांस्कृतिक उपलब्धियों में से। किसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्त काल की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उनमें से उठाया गया। प्रश्न क्या है कि किसने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो किसने दिया था, 3 थे, याद रखना, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये 3 थे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये 3 थे। अब जो थंबनेल पे प्रश्न था उसका उत्तर अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो अपना लास्ट जो प्रश्न है वो है अनुसंधान से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2021 की परीक्षा में, जो 1 नंबर का प्रश्न है उसमें ये आपको संभवतः देखने को मिलेगा। तो अनुसंधान से क्या तात्पर्य है, अशोक के क्या तात्पर्य मैं बताता हूं। अशोक के काल में यानी अशोक के समय में राज्य के कर्मचारियों, सॉरी यहाँ पर राज्य नहीं है, राज्य होगा यहाँ, है ना। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया। अनुसंधान कैसे कहते हैं,
कि जो अशोक के समय जो राज्य के उसके प्रादेशिक थे, राजुक थे, इनको प्रत्येक 5वें वर्ष में कहाँ भेजा जाता था? धर्म की यात्रा करने के लिए भेजा जाता था, है ना। धम्म की यात्रा, धर्म की यात्रा पर भेजा जाता था और धर्म का प्रचार करने के लिए कहा जाता था कि आप देश घूमो और धर्म का प्रचार करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, मुक्ति को प्राप्त हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग नैतिक उन्नति प्राप्त करें। तो धर्म का प्रचार करने के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष में अशोक के काल में लोगों को, राजकों को, प्रादेशिकों को इनको भेजा जाता था। तो लेखों में जो अभिलेख थे उनमें ये लिखा है कि इस जो प्रोसेस है, इस पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको अपन क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। तो आज के लिए ये जो 10 प्रश्न हैं आपको कंठस्थ कर लेने हैं। अगले वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर से ही बहुत से अच्छे प्रश्न और लेके आएंगे। तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।